हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमें प्रेपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम जो लेने जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड ऑफिसर्स एंड जिनके सिलेबस में पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस दे रखा है। ओके, वो सेक्शन हम फिनिश कर रहे थे। उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस। लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है तो आप अपना न्यूमेरिकल सेक्शन जो उस सेक्शन से कवर, उस टॉपिक्स के कवर कर सकते हो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूंगी। ओके, कुछ 50 से 60 इतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगी। टाइमर लगेगा वीडियो में। आप वीडियो ओपन करो, पहले अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाओ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट से। इसके बाद अब डायरेक्ट अटेम्प्ट करना और जब वीडियो वो वाली फिनिश हो जाएगी एट द एंड आपको मल्टीपल उन क्वेश्चंस के आंसर की भी दी होगा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं वीडियो और नीचे कमेंट लिख देते हैं मैम आंसर कीज तो प्रोवाइड नहीं की। तो जितनी भी पीछे कभी भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, हर क्वेश्चंस के नीचे आंसर कीज दी होती हैं। तो आंसर कीज आपको लास्ट पे मिलेगी। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो, टाइमर लगा होगा, उसके बाद आप एट द एंड अपने आंसर्स मैच कर सकते हो आंसर की के साथ। ओके, इतना करना है। और वीडियोस हैं जो बच्चे थोड़ी सी लेंथी डल रही है मेरे से, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ इन दिनों में और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं पार्ट्स में नहीं अपलोड कर रही हूँ। तो मैं एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ आपको उस टॉपिक से। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है तो इसलिए आपके पास टाइम भी कम है, तो इट्स बेटर कि मैं वीडियो डेली नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो जितनी भी लेंथी वीडियो है तो अगर आपकी थोड़ी बोरिंग हो जाती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, 10-15 मिनट की देखो, उस एक आधा टॉपिक अपना फिनिश करो, उसके बाद दोबारा से ओपन कर लो उसको और फिर से इस तरह से आप ख़त्म कर सकते हो। तो आप जैसे भी करके उसको देख सकते हो। अभी मैं पार्ट्स में नहीं अपलोड कर रही हूँ तो वीडियो ना चाहते हुए भी लेंथी हो जाती है। तो इस तरह मेरा भी क्या होता है कि ब्रेक कर जाता है कंसंट्रेशन बीच में, तो मुझे होता है कि कंटिन्यूटी में चलती चलूँ। तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है आज वाली, इसमें मैं आपको कुछ 13-14 क्वेश्चन करवाऊंगी। 14 क्वेश्चंस करेंगे हम, न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। कुछ आसान है, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट है। तो हर तरह के मतलब एक 4-5 टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देती हूँ। इसी तरह अगर आपके पास अवेलेबल कंटेंट है तो अब सबसे पहले आपको वो टॉपिक बताती हूँ जहाँ से न्यूमेरिकल कवर हो सकता है इस पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के इस चैप्टर से अंदर, जहाँ पर न्यूमेरिकल बन सकता है। तो अगर आपके पास कंटेंट है तो उस कंटेंट के ऊपर ध्यान से उसको पढ़ो और ये वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके साथ ही जो मेरे पास इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स वो हम सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी वो भी आज ही अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले इन 3 वीडियोस के थ्रू अच्छी तरह से निकल जाओ और इसको रीड करना है। और पहली जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, एक बच्चे ने सेकंड वीडियो पे कमेंट करा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट कवर करता है। ओके, कोशिश कराती है मेरी मैं आपको डाटा टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करूँ। इससे क्या होता है, लर्न करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो आपने क्या है कि मेन मेन प्रोसेसेस इस चैप्टर से ज़्यादातर रहता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे। बट अगर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो भी मैं आपको आज करवा दूंगी, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। इसके बिना इस चैप्टर से डीपली जाने की नीड नहीं है, इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपके पास है बुक्स वगैरह कंटेंट है अवेलेबल तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो उस केस में आप इन वीडियो के से ही देख सकते हो, इतना ही सफिशेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा आपको कुछ भी। कोशिश है मेरी सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर करवा दूँ। तो टाइम कम है मेरे पास भी, आपके पास भी, तो मैं आज 2-2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी इस वीकेंड पे। जैसे आज 2 अपलोड कर देती हूँ, 2 वीडियो कल अपलोड करूंगी। बट वो नेक्स्ट कोई और चैप्टर ओपन होगा, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस है जो आज फिनिश हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ये लास्ट लेक्चर है इसका, थर्ड पार्ट, और इसके बाद आएंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वो टॉपिक्स बताती हूँ जहाँ से आप न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते टाइम अगर कोई इशू आता है तो टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको पता है दिया हुआ है।
उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जो मेन है वो ज्वाइन करो। वहाँ पर आप जो बच्चे हो जो IOCL का पेपर प्रेपरेशन कर रहे हो इसके लिए, उनके लिए अलग से डिस्कशन ग्रुप पर दिया हुआ है मैंने, उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी, या जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी क्यूरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, तो वहाँ पर मैं रिस्पांस देती हूँ बच्चों को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, ये पार्ट थर्ड है पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस का। ओके, तो इसके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं जहाँ से आप न्यूमेरिकल कवर कर सकते हो, एक तो है ये वाला यील्ड कैलकुलेशन, यील्ड कैलकुलेशंस। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है या आ सकता है, बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। नेफ्था क्रैकिंग से डायरेक्ट जो इथिलीन बनती है वहां से न्यूमेरिकल आएगा। इथिलीन यील्ड पूछी जाएगी, इथिलीन की यील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा आपको फ्रॉम नेफ्था क्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज ओलेफिन यील्ड। ओके, तो कोई भी फीड है उसको जो प्रोसेस करते हैं उससे जो ओलिफिन्स बनती हैं उनकी यील्ड से क्वेश्चन आ सकता है। तो पूछ सकते हैं आपको टोटल ओलिफिन यील्ड परसेंटेज फ्रॉम फीड। ओके, 5-10 टॉपिक्स बता देती हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट है और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो आप इन सेक्शन से न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। प्रोसेस सेवर्टी इम्पैक्ट, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है कंपैरेटिव यील्ड एनालिसिस अंडर डिफरेंट क्रैकिंग कंडीशंस। कंपैरेटिव यील्ड एनालिसिस अंडर डिफरेंट क्रैकिंग कंडीशंस। फोर्थ टॉपिक है आपका कन्वर्जन एंड सिलेक्टिविटी। कन्वर्जन एंड सिलेक्टिविटीज में पूछा जा सकता है इथिलीन प्रोडक्शन रेट जो होता है इथेन से बनती है यूजिंग कन्वर्जन एंड सिलेक्टिविटी। इथिलीन प्रोडक्शन रेट from ethane using conversion and selectivity। तो इसके नोट्स बनाने की नीड नहीं है, बस आपके पास जो कंटेंट है इसको बस देख लो मैं जो बता रही हूँ। तो ये आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इनमें से मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। न्यूमेरिकल्स वैसी वाली प्रॉब्लम्स ही आएंगी, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला आपको। मीथेनॉल सिंथेसिस, इससे पूछा जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इससे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी एक मीथेनॉल सिंथेसिस के रिगार्डिंग। मीथेनॉल सिंथेसिस, उसमें से कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा मोल बैलेंस, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड अनरिएक्टेड स्पीसीज। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, उसमें पूछा जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ इथिलीन प्रोड्यूस्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ इथिलीन प्रोड्यूस्ड, ये राइट साइड है जो कॉलम, इस कॉलम के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ओके, आपकी एग्जाम्पल चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है न्यूमेरिकल्स में से क्लॉज प्रोसेस से, वो मैंने आपको करवाई नहीं है, थोड़ा सा इसी में बता दूंगी आज। क्लॉज प्रोसेस रिकवरी, इससे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है आपको सल्फर रिकवरी फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S using efficiency and molar mass। नेक्स्ट आपको रिसाइकल कैलकुलेशंस हैं जो वहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, रिसाइकल कैलकुलेशंस जिसमें आपसे पूछा जा सकता है रिसाइकल रेशियो एंड टोटल फीड टू द रिएक्टर, रिसाइकल रेशियो एंड टोटल फीड टू द रिएक्टर। Next is conversion, selectivity and yield। Conversion, selectivity and yield। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है लाइक ब्यूटेन क्रैकिंग, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन क्रैकिंग से पूछ लिया, आपसे पूछ लेते हैं कन्वर्जन, सेलेक्टिविटी एंड यील्ड। ओके, पूछ लेते हैं मोल पर मोल में। नेक्स्ट 10th है जो, उसमें प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड मास कैलकुलेशंस फ्रॉम रीफॉर्मिंग यूनिट, एरोमेटिक कंपाउंड mass calculations from reforming unit। नेक्स्ट इज रिसाइकल कैलकुलेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एनर्जी एफिशिएंसी भी बता दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड क्लॉज प्रोसेस रिकवरी, ये ओके। सो बस ये 10 टॉपिक ही हैं मेनली आपके। ओके, जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है न्यूमेरिकल सेक्शन इन टॉपिक से करो, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, तो ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम आज वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको मेन टॉपिक्स इन सेक्शन से ही मेन टॉपिक्स कवर करवा देती हूँ। जैसे मैं कवर करवाने जा रही हूँ क्वेश्चंस, यील्ड एंड सिलेक्टिविटी सेक्शन। ओके, यील्ड एंड सिलेक्टिविटी क्वेश्चन, जो टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग, स्टोइचियोमेट्री एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग, एनर्जी कैलकुलेशंस, एक ये वाला टॉपिक है। ये इससे कवर करवा देती हूँ। रिकवरी एफिशिएंसी से भी एक आधा न्यूमेरिकल करवा दूंगी। रिसाइकल एंड फीड रेशियो, ये भी कवर करवा दूंगी आपका टॉपिक, इसमें से एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। प्रोडक्ट कंपोजिशन एनालिसिस, इससे एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, प्रोडक्ट कंपोजिशन एनालिसिस। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज टॉपिक आएगा यील्ड एंड सिलेक्टिविटी के रिगार्डिंग। ओके, तो जैसे नेफ्था है, नेफ्था की क्रैकिंग करी जाती है, क्रैकिंग प्रोसेस जो मैंने ऑलरेडी सेकंड वीडियो में बता रखा है। ओके,
तो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू जब होता है तो वहां से प्रोडक्ट्स बनते हैं, समथिंग पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल इथिलीन। तो ऐसा एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, सपोज करो पूछ सकते हैं जैसे कि इथिलीन की यील्ड बतानी है या यील्ड परसेंटेज बतानी है। तो बच्चे क्या होगा यील्ड एंड सिलेक्टिविटी के अंदर, सपोज करो आपका जो भी नेफ्था है या समथिंग जिसको भी प्रोसेसिंग करी किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ओके, उससे आपका बनता है प्रोडक्ट। ओके, उससे आपका प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट जितना भी अमाउंट में बनता है उसकी यील्ड पूछ लेते हैं। यील्ड मतलब कितने अमाउंट में बना वो, ओके, एज कम जब इनिशियल जितना भी लिया। ओके, तो अगर एक्स अमाउंट ली थी और उससे वाई अमाउंट बनता है प्रोडक्ट का, तो इसकी यील्ड क्या आ जाएगी, वाई ओवर एक्स। अगर उसकी परसेंटेज पूछेंगे तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपकी आ जाएगी यील्ड परसेंटेज। एक तो ये वाला केस बनता है। सेकंड क्या है, अगर आपका जो भी नेफ्था है या कोई भी आपके पास पीसी है नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल के अंदर, उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अलग अलग प्रोसेस से पास करते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट की एक बनने की जगह पे कई बन गए, जैसे P प्लस क्यू प्लस आर 3 प्रोडक्ट्स बन गए। उस केस में आपको अगर टोटल यील्ड पूछ लेते हैं तो ये अगर x है तो ये बनेगा y, इसकी अमाउंट बनती है z, इसकी बनती है r। अगर मैं अमाउंट केजी में बोल रही हूँ तो केजी में, अगर मोल्स में बात हो रही है तो मोल में, अगर प्रोडक्ट को वो केजी में ले रहे हैं इसको मोल में, तो प्रोडक्ट को भी मोल में कन्वर्ट कर दो, उसके अकॉर्डिंग यील्ड बता दो। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कवर करना है। उसके बाद अगर आपको टोटल यील्ड पूछ लेता है कितनी बनी, तो y प्लस जेड प्लस आर यही आपकी बन जाएगी जितनी भी टोटल अमाउंट, ओके, इनकी होगी। इसको आप यील्ड निकालनी है ना, तो जितने टोटल प्रोडक्ट बना, टोटल यील्ड पूछी उसने अगर, तो आपने टोटल जो अमाउंट प्रोडक्ट का अमाउंट बना y प्लस जेड प्लस आर, उसको आपने डिवाइड कर देना है x से, जो कि आपके रिएक्टेंट की यील्ड थी। तो ये आपकी यील्ड आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, वो आ जाएगी आपकी यील्ड परसेंटेज। ओके, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आसान क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद डिफिकल्ट एरिया में जाते हैं, डिफिकल्ट सेक्शन कवर कर लेंगे। और वीडियो देखते देखते साथ ही वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो, नेफ्था क्रैकर, ओके, नेफ्था क्रैकिंग प्रोसेस होती है। नेफ्था क्रैकर प्रोसेस इज 1000 kg of naphtha and produces 280 kg of ethylene। तो नेफ्था क्रैकर है जो, नेफ्था है जो, उसकी क्रैकिंग प्रोसेस करी, उसको क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं और बनता है आपका इथिलीन। पेट्रोकेमिकल है जो इथिलीन, वो बनता है। और कितना लेते हैं नेफ्था, 1000 kg, इतना किलोग्राम नेफ्था लिया जाता है और उससे जो इथिलीन बनती है वो बनती है 280 kg। ये वाला क्वेश्चन है। आपने क्या निकालना है, इथिलीन की यील्ड परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया यील्ड क्या होती है, जितना भी आपका प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट ओवर जो आपका रिएक्टेंट है लिया था इनिशियल उसकी अमाउंट, वो आ जाएगी यील्ड। अगर आपको यील्ड परसेंटेज पूछा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके प्रोडक्ट की यील्ड, आपको इथिलीन की यील्ड परसेंटेज पूछी है, तो मतलब आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए। और आपको पूछा है इथिलीन प्रोडक्ट आपका है जो, उसकी यील्ड, तो उसकी अमाउंट कितनी है, बना 280, और जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था वो कितना लिया, 1000। तो इसको आपने सॉल्व करना है, इजी सा न्यूमेरिकल है। इससे आपकी क्या निकल जाएगी, यील्ड परसेंटेज। तो कितनी आ जाती है, 28%। तो एक क्वेश्चन इस तरह का सिंपल सा बन सकता है, आपको यील्ड परसेंटेज पूछी जा सकती है। बट इतना आसान क्वेश्चन वो डालेगा नहीं, ये आपका माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टिंग में आसान सा क्वेश्चन रख रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हम जो टफ लेवल की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा हुआ है, नेफ्थर क्रैकर प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग फ्रॉम 1200 kg ऑफ फीड। तो नेफ्था फिर से लिया, यहाँ पे नेफ्था कितना लिया, 1200 किलोग्राम।
तो इसको क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड किया जाता है। ओके, इसको क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड करते हैं और उससे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। कौन कौन से, इथिलीन, प्रोपाइलीन प्लस ब्यूटाडाइइन। तो इसके अंदर जो आपकी इथिलीन बनी है वो कितनी बनती है, 300 kg। तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया तीन बन रहे हैं यहाँ पर। प्रोपाइलिन कितनी है, 180 kg। और ब्यूटाडाइन की कितनी अमाउंट है, 60 kg। तो क्या पूछा उसने, टोटल ओलिफिन यील्ड। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ओलिफिन मतलब इस क्या कौन सा सेक्शन है पेट्रोकेमिकल्स का, अल्कीन्स को बोलते हैं। ओके, ओलिफिन्स। तो टोटल ओलिफिन्स, तो अब देखो आपके प्रोडक्ट में हो सकता है कि सारी ओलिफिन्स ना हो, इसके बिना भी कुछ और हो, तो आपने उसमें से ओलिफिन्स पिक करनी है, उसकी यील्ड बतानी है। तो टोटल ओलिफिन, तो आपके पास तो इथिलीन दी है, प्रोपाइलिन दी है, ब्यूटाडाइइन, ये तीनों ही एल्कीन्स है। तो टोटल ओलिफिन में आप इन तीनों को ही काउंट करोगे। तो टोटल यील्ड क्या आएगी, टोटल ओलिफिन की यील्ड क्या कर दोगे आप, इन तीनों को ही ले लोगे, इथिलीन प्लस प्रोपाइलिन प्लस ब्यूटाडाइइन, टोटल अमाउंट ओवर जो नेफ्था लिया था आपने उसकी अमाउंट कितनी हो गई, 300 प्लस 180 प्लस 60, इसको डिवाइड कर दो 1200 के साथ। और यहाँ से आपका ऊपर जो इसको करोगे सॉल्व तो ऊपर क्या आ जाता है, इसका न्यूमिनेटर में 540, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा। अब देख लो परसेंटेज दी है कि पूछिए कि नहीं, इसमें परसेंटेज पूछिए तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से आपका आ जाता है आंसर 45%। तो 45% इस क्वेश्चन के अंदर रहेगी टोटल ओलिफिन यील्ड की परसेंटेज। ओके, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन यील्ड एंड सिलेक्टिविटी सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ इसने, अंडर माइल्ड क्रैकिंग कंडीशंस यूनिट yields this gram of ethylene from this gram of naphtha। ओके, तो नेफ्था से बनता है, क्वेश्चन देखो, नेफ्था से बनती है इथिलीन, कितनी बनती है, 200 किलोग्राम। कितने नेफ्था को क्रैकर प्रोसेस, क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड करा था, 1000 किलोग्राम नेफ्था को। बट ये हुआ किसके अंडर है, अंडर माइल्ड कंडीशंस। क्लियर, ये माइल्ड कंडीशंस के अंडर हुआ है। ओके, उसके बाद उसने बोला अंडर स्वेयर कंडीशंस इट यील्ड्स 320 kg। अगर कंडीशंस कौन सी दे दें, स्वेयर, ये कौन सी कंडीशंस थी, माइल्ड। अगर कंडीशंस दे दी स्वेयर, उस केस के अंदर कितने केजी इथिलीन बनती है, 320 kg। तो हमने इंक्रीज इन यील्ड निकालनी है परसेंटेज में ड्यू टू सवर्टी। तो सवर्टी प्रोसेस के थ्रू, सवर्टी कंडीशंस के अंदर, स्वेयर कंडीशंस के अंडर यील्ड की जो है प्रोडक्ट है इथिलीन, उसकी ज़्यादा अमाउंट बनती है। माइल्ड कंडीशंस के अंदर क्रैकिंग करते हैं नेफ्था की तो उसकी कम अमाउंट बनती है। तो ये तो कंडीशन क्लियर है कि माइल्ड टू स्वेयर कंडीशंस की ओर बढ़ते टाइम इथिलीन की अमाउंट भी बढ़ जाती है। तो वो कितनी इंक्रीज हुई, उसने क्या पूछा, कैलकुलेट इंक्रीज इन यील्ड। तो इंक्रीज कितना हुआ यील्ड के अंदर, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इंक्रीज कितना हुआ, देखो पहले इथिलीन था 200, अब स्फीयर कंडीशंस के अंदर आ जाता है 320। तो सबसे पहले तो जो इंक्रीज हुआ इथिलीन की अमाउंट के अंदर वो देखो कितना हुआ, 320 से सब्ट्रैक्ट कर दो 200, तो ये आ जाता है आपका 120 kg। तो 120 kg आपका इंक्रीज हुआ है। बस ये इतनी यील्ड आपकी इंक्रीज हो गई ड्यू टू सेवर्टी। तो इस केस में आपने परसेंटेज निकालनी है, यील्ड परसेंटेज। तो इसकी यील्ड परसेंटेज बतानी है, इंक्रीज इन यील्ड की परसेंटेज। तो उसके लिए आप ये वाली जितना इंक्रीज हुआ है यानी कि 120 kg और उसको डिवाइड कर दोगे
आपकी जो इनिशियल नेफ्था आपने लिया था, कितना लिया था, 1000 kg, तो उसको आप डिवाइड करो तो निकालो यील्ड परसेंटेज, इंक्रीज इन यील्ड परसेंटेज। तो कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि नेफ्था लिया था इनिशियल, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आ जाएगी आपकी यील्ड परसेंटेज, जो कि आ जाएगी 12%, इंक्रीज इन यील्ड। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है। ओके, कुछ इस तरह से आपने देखना है। अगर आपको कुछ डिफरेंट कंडीशन के अंडर यील्ड को इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां से आपने इंक्रीज कितना हुआ उस यील्ड की परसेंटेज निकालनी है। या आपको प्रोडक्ट एक से ज्यादा दे देते हैं, टोटल यील्ड की परसेंटेज निकालनी है, या एक सिंगल एक प्रोडक्ट दे देते हैं, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि जिसमें क्रैकिंग के अंडर अगर स्वेयर कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो उसका यील्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्रैकिंग स्वेयर सेवर्टी इम्पैक्ट। तो ये न्यूमेरिकल उस कॉन्सेप्ट के बेस पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है वो, स्टीम क्रैकर प्रोसेसेस 5000 kg पर आवर ऑफ इथेन विद द कन्वर्जन रेट ऑफ 70%। तो क्या बन रहा है इसमें, इथेन है जो क्रूड ऑयल के अंदर, उसकी क्रैकिंग कर देते हैं। उसकी कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, क्रैकिंग के थ्रू, उससे बनती है इथिलीन। अब इससे इथिलीन बनती है कि नहीं बनती है, सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में ही और 2 में बता रखा है। ओके, तो एग्जाम्पल जो प्रोसेसेस हैं ये सब कुछ मैं इसमें नहीं समझाऊंगी इस वीडियो में। तो मेन फोकस है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो इथेन से बनती है इथिलीन क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू। तो इथेन कितने यूज हो रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है 5000 किलोग्राम 1 घंटे के अंदर, इतना प्रोसेस हो रहा है इथेन, उससे बनती है इथिलीन। ओके, तो कितना इथिलीन बनती है, बट इसका कन्वर्ट होने का रेट कितना है प्रोडक्ट में, ये कन्वर्जन रेट देता है 70%। और सिलेक्टिविटी है जो इथिलीन की, इस 70% कन्वर्जन में अगर देखें, इसका 70% पार्ट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, बट उस 70% पार्ट में इथिलीन है जो उस 70% का 85% है जो वो इथिलीन बनेगा, 85% ऑफ 70%। उसकी सिलेक्टिविटी है कि वो इथिलीन बनेगा। ओके, तो इथिलीन की जो सिलेक्टिविटी है वो रहेगी 85% ऑफ 70%। कैलकुलेट द आर्ली प्रोडक्शन रेट ऑफ इथिलीन इन केजी। तो हमें आर्स में बताना है कि इथिलीन का प्रोड्यूस होने का रेट कितना है। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़ लो, समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहे हैं वो। ओके, तो सबसे पहले देखो, इथेन है, इथेन का हमें मास दे रखा है, और इससे हमें पता है कि इसके मास का 70% कन्वर्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन इजी रहेगा अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। तो सबसे पहले तो इथेन के मोल निकालते हैं इस 5000 kg से, उसके जितने मोल्स आएंगे उसका 70% पार्ट कन्वर्ट होगा, वहां से देखेंगे उस मोल्स का 70% निकाल के कितना कन्वर्जन बनता है। फिर उस जो बनेगा उसका 85% देखेंगे कि कितनी इथिलीन की सिलेक्टिविटी है, और उस सिलेक्टिविटी से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना इथिलीन बना है पर केजी के हिसाब से, ओ इन केजी में। ओके, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इथेन को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, कुछ नहीं कर रही हूं मैं, ग्राम में दिया हुआ है, इसको मोल में कर रही हूँ।
उसके बाद बोला इन्होंने कि इसका 70% कन्वर्जन रेट है, तो इसका कन्वर्जन रेट निकालने की कोशिश करूंगी, 70% निकाल दूंगी उसके मोल्स का। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जो भी कन्वर्जन आएगा ये भी आंसर मोल में ही आएगा, इसका 85% इथिलीन बनता है, तो इसका 85% निकाल लूंगी, वो आ जाएगा मेरा इथिलीन प्रोड्यूस्ड। अब मैं मोल्स में चल रही हूँ, उसको आंसर देना है केजी में, उसको वापस से केजी में कन्वर्ट कर दूंगी। ये रूट अपनाने वाली हूँ मैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना फिर से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास इथेन कितनी है, 5000 किलोग्राम पर आर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास। तो मोल्स निकालने हैं, मास हमें दे रखा है कितना, इथेन का मास 5000, क्लियर, मास दे रखा है 5000 किलोग्राम। ओके, डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो। इथेन क्या होती है, C2H6, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, उससे निकालोगे ना आप, कैलकुलेट करके देखो, 30.7 ग्राम पर मोल निकलेगा मोलर मास। तो यहाँ पर आ गया 30.7 ग्राम पर मोल। अब देखो नीचे ग्राम है, ऊपर क्या है, किलोग्राम। या तो नीचे वाले को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या ऊपर वाले को ग्राम में कर लो। मैं ऊपर वाले को ग्राम में कर रही हूँ, तभी सॉल्व करोगे। तो अगर ग्राम में करना है तो इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के साथ, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर कुछ आएगा 166280 मोल, इतने मोल आ जाएंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल होता है, आपका सिर्फ मोल ही बनता है यूनिट के साथ। तो मैंने यहाँ से इथेन के मोल निकाल लिए, कितने आते हैं, 166280, इतने मोल है इथेन के जो प्रोसीड हो रहे हैं क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू। अब उसका 70% ही कन्वर्ट होता है, इतने मोल्स का सिर्फ 70% पार्ट ही कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब मुझे कन्वर्जन रेट लगा के देखना पड़ेगा कि कितने मोल्स इथेन के कन्वर्ट होते हैं। यस, कितने मोल्स कन्वर्ट होते हैं, उन्होंने बोल दिया 70% पार्ट कन्वर्ट होता है। अगर मेरा क्वेश्चन मोल्स में चल रहा है तो हम इसके इनिशियल मोल्स का 70% देखेंगे, तो कितने 70% ऑफ इनिशियल मोल कितना लिया है, इनिशियल 166280। तो 166280 को यहाँ पे रखो, ये है आपके मोल्स, इसको सॉल्व करो, और इसको जब आप सॉल्व करते हो आपका आता है 116396 मोल। ओके, तो इनिशियल लिए है 166280 मोल, ये लिए हैं इनिशियल इथेन के मोल्स। बट इन उन्होंने बोला इसका सिर्फ 70% पार्ट ही कन्वर्ट हो सकता है, मतलब इन मोल से जो एक्टिव है, जो प्रोडक्ट की ओर जा सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ इतने मोल ही कन्वर्ट हो सकते हैं, रिमेनिंग हिस्सा कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हमें पता चल गया कि कन्वर्जन 70% निकाल के ये है कन्वर्जन। अब देखो, अब ये बचे हैं जो इस, ये इतने मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, अब उसमें ये तो है नहीं कि सारे का सारा ही इथिलीन बन गया, कुछ और भी बना होगा, बट इतने मोल्स का 85% ही इथिलीन बना है। तो अब इसका 85% निकाल लो, तो वो आ जाएगी आपकी इथिलीन प्रोडक्शन, राइट। तो इसका 85% निकालोगे तो करो इसको, 85/100 166396। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 198937, इतने मोल आ जाएंगे आपके पास जो इथिलीन के बने। क्लियर, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए इथिलीन के। अब देखो हमने, उन्होंने पूछा क्या है, हमने आंसर मोल में निकाल लिया। उसने पूछा इथिलीन केजी में कितनी बनेगी, तो मोल्स को केजी में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। फिर से मोल्स क्या है, मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स हैं
मोलर मास हमें इथिलीन का पता है, मास हम निकाल लेंगे केजी के में, ठीक है। तो देखो मोल्स कितने आए, 98937। मोलर मास इथिलीन का कितना होता है, इथिलीन होती क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4, ये होती है ना इथिलीन। इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 28.05 ग्राम पर मोल। यहाँ से आप मास निकालो। अब देखो ध्यान से, ये मोल में है, ये ग्राम पर मोल में है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका ग्राम में आएगा। बट उसने अच्छा बच्चे, न्यूमेरिकल करते टाइम यूनिट्स के ऊपर खास ध्यान देना होता है। तो आपका आंसर उसने किलोग्राम में पूछा है, क्लियर। तो इसमें देखो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को मोलर मास से। तो मोल्स क्या है, 98937 मोल, मल्टीप्लाई मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल हो जाएगा कैंसल, आपका आंसर जो भी आता है वो आएगा ग्राम में, जो कि आ जाएगा 2776 ग्राम, कुछ इस तरह से। इसको आप फिर केजी में डिवाइड करना है, सॉरी केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो 1000 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 2774.28 केजी। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए लग रहा है बड़ा सा, बट छोटा ही है आंसर, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन बात होती है इसकी स्टेटमेंट को समझना। ओके, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, इसको समझना ही मेन बात है। इसके बिना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो बच्चे, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से या तो आपको टेबुलर फॉर्म में वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि आपका फर्स्ट पहली 2 वीडियोस देख के कवर हो जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल पूछता है तो वो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल पूछने वाला है आपसे। तो मेन बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रैकिंग प्रोसेस क्या हो रही है, इथेन से इथिलीन ही बन रहा है या कुछ और भी बन रहा है। ये सब कुछ आपको मैंने कवर करवाया है पिछली वीडियो में, पहले उसको देखो ताकि आपके दिमाग चले इसमें कि पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर है क्या। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को समझोगे, समझने की कोशिश करो। पहले उसके मेन कॉन्सेप्ट्स देखो फर्स्ट 2 वीडियोस में, फिर आओ न्यूमेरिकल सेक्शन में। इसको कवर करने के बाद अच्छी तरह से जब थर्ड वीडियो के थ्रू गो थ्रू हो जाते हो, उसके बाद ही जब आपको पता लग गया तीनों वीडियोस हमने अच्छी तरह से देख ली है कि हमारे मेन मेन कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, ये न्यूमेरिकल सेक्शन भी अपने हाथ से निकल रहा है, अब उसके बाद जाना फोर्थ वीडियो पे, जो कि जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मल्टीपल चॉइस बेस्ड। ओके, तो वो लास्ट पे अटेम्प्ट करना, डायरेक्टली उस फोर्थ वीडियो को ओपन मत कर लेना, फिर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले इस चैप्टर को जानो अच्छी तरह से, पढ़ो, जहां जहां से भी आपके पास कंटेंट है अवेलेबल है, जहां से भी पढ़ना है आपने पढ़ो। बच्चे के टाइम पे डिपेंड करता है, अगर कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ो। पहले अपने आप को अच्छी तरह से कमांड दो, आपकी कमांड होनी चाहिए इस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद ही लास्ट फोर्थ वीडियो होगी जो क्वेश्चंस वाली, वो अटेम्प्ट करो। ओके, तो उसके आंसर कीज होंगे लास्ट पे, फिर उसके साथ मैच करो। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो सिलेक्टिविटी के बेस पे, यील्ड के बेस पे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन फिर से कवर करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, अ क्रैकिंग यूनिट प्रोसेसेस 2000 मोल ऑफ ब्यूटेन, द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन इज 65% एंड सेलेक्टिविटी टू ब्यूटेन इज 80%। तो बच्चा इसमें क्या है, क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। क्या बन रहा है, ब्यूटेन की क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्रैकिंग प्रोसेस। ओके, क्रैकिंग हो रही है और बन क्या रहा है, प्रोडक्ट ब्यूटीन। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हुआ आपको क्या बन रहा है। ओके, किसकी प्रोसेसिंग होती है, क्या प्रोडक्ट ओलेफिन बनती है, क्या नहीं बनता, सब कुछ मैंने पहली 2 वीडियोस में कवर कर रहा है, कर रखा है। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो ब्यूटेन की हो जाती है क्रैकिंग और बनती है ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन। तो कितने मोल लेते हैं ब्यूटेन के, 2000 मोल। इसकी कर दी क्रैकिंग। इसका कन्वर्जन क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह।
उसका कन्वर्जन कितना होता है 65%, मतलब इसका 65% हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर। अब उस 65% हिस्से में ब्यूटीन की कितनी सिलेक्टिविटी है, ब्यूटीन कितनी होगी उसकी 80% ऑफ 65% पार्ट। ओके, तो ये बनेगी ब्यूटीन। तो उसने बोला कितने मोल्स बनेंगे, मोल्स ऑफ ब्यूटेन कन्वर्टेड, कितने मोल्स ऑफ ब्यूटेन कन्वर्ट होते हैं। तो सीधी सी बात है, कन्वर्ट होते हैं तो देखने के लिए क्या करोगे, उसने बता रखा है ना कितना हिस्सा कन्वर्ट होता है, 65% ऑफ ब्यूटेन, इतना ही कन्वर्ट होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में मोल्स को कन्वर्ट करा था ग्राम किलोग्राम को मोल्स में, इसमें उसने क्वेश्चन में इनिशियली ही मोल दे दिए, तो हमें कुछ भी मोल्स में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। मोल्स में हम क्वेश्चन को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हमने कन्वर्जन बतानी है कितने मोल ब्यूटेन के कन्वर्ट होते हैं। तो कितने मोल कन्वर्ट होते हैं, उसने बोला 65%। तो इनिशियल लिए कितने थे 2000, तो क्या निकालोगे 65% ऑफ 2000। तो इसको बस आपने सॉल्व करना है, 65% ऑफ 2000, इसको सॉल्व करो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1300 मोल। मतलब अगर 2000 मोल ब्यूटेन के दिए जाते हैं, उसमें आगे प्रोसीड सिर्फ 1300 मोल ही होते हैं कन्वर्ट। सेकंड को तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या आ जाता है 1300 मोल। सेकंड क्या है, मोल्स ऑफ ब्यूटीन फॉर्म्ड, कितने ब्यूटीन बनते हैं, ब्यूटीन के मोल्स बनते हैं। उन्होंने बोला उसका अगर 65% यानी कि 1300 मोल कन्वर्ट होते हैं, तो 1300 मोल का यानी कि 65% 1300 मोल बने, और उसका 80% मतलब इसका 1300 का 80% ही आपका ब्यूटीन बनेगा। तो ब्यूटीन कितना बनता है, तो इसका मतलब क्या करोगे आप 80% निकाल दोगे 1300 मोल का, तो वही आ जाएगी आपकी ब्यूटीन। तो 80% निकालो 1300 का, कितना आता है 1040 मोल। तो ये आते हैं मोल्स ऑफ ब्यूटीन जो बना 1040 मोल, ये बनी ब्यूटीन। इसके बाद पूछा उसने यील्ड ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटीन जो प्रोडक्ट बना, ओके आपका पेट्रोकेमिकल है ब्यूटीन जो बना, उसकी यील्ड निकालो मोल पर मोल में। उसकी यील्ड का मतलब जितनी ब्यूटीन बनी और जितनी इनिशियल ली थी, यानी कि ब्यूटेन लिया था 2000 मोल। तो ब्यूटीन की यील्ड इस पर परसेंटेज में नहीं बतानी है, उसने परसेंटेज में नहीं पूछी, तो इसलिए 100 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो थर्ड केस में हमारे पास ब्यूटीन बनी कितनी 1040, इनिशियली ली कितनी 2000, तो इसको बस डिवाइड करो, आ जाता है 0.52। तो ये आ गई आपकी मोल पर मोल, क्योंकि ये भी आपका ऊपर वाला मोल था, ये भी आ गई मोल, मोल से मोल कैंसल, तो 0.52 आपकी आ जाती है यील्ड। किसकी यील्ड, यील्ड ऑफ ब्यूटीन। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। आसान ही है क्वेश्चन, देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप समझ लेते हो तो इजी है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन सपोज करो फोर्थ मैंने समझा दिया, फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर मैच करो। ये सही वे है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा स्टाइशोमेट्री एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग के बेस पे न्यूमेरिकल, ये सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, रीड करोगे, ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं वो आपको, इन मीथेनॉल सिंथेसिस रिएक्टर, मीथेनॉल सिंथेसाइज करते हैं वो। तो मीथेनॉल ऑब्वियस है, अगर उसको बनाना है मीथेनॉल को, तो बनती है सिन गैस, यानी कि CO प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर। इस दोनों गैसेस को फीड करवाया जाता है रिएक्टर के अंदर और बनाया जाता है मीथेनॉल। क्या बोला उसने,
सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करना है तो ये क्वेश्चन की शुरुआत ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से होगी। अगर उस एग्जामिनर ने आपको केमिकल इक्वेशन नहीं दी है तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट से रिएक्शन लिखोगे, बनाओगे। अगर उसने रिएक्शन दी है तो आप चेक करोगे वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप बैलेंस करोगे। अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर भी चेक करोगे कि बैलेंस्ड है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, क्योंकि बैलेंस्ड होगी तभी आप मोल्स जान पर पाओगे और तभी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन आपको नहीं लिखनी आती, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही सही तरह से, तो आपका क्वेश्चन होने वाला है गलत। अब देखो इस क्वेश्चन में 1 मोल है सीओ का, रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल बन रहा है मीथेनॉल का। तो इस केस में देखो एक कार्बन है इस साइड, एक इधर है, 4 हाइड्रोजन, इस तरह से मैच कर लो। तो ये अगर देखोगे तो ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है ये है बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको फिर से लिखते हैं। देखो सीओ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और बन रही है मीथेनॉल। कितने मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के दिए? 1000 ऑफ मोल रिएक्टर के अंदर। हाइड्रोजन के कितने मोल दिए? 2500 मोल। अब सीओ का कन्वर्जन रेट, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होता है और यहाँ से आपने क्वेश्चन को पकड़ना है। क्या बोला उसने? सीओ का कन्वर्जन रेट कितना है? 80%। इसका सिर्फ सीओ का 80% पार्ट ही कन्वर्ट होता है, मतलब इसके 1000 मोल्स का 80% पार्ट ही कन्वर्ट होता है। ओके, तो 80% पार्ट ऑफ 1000 मोल यानी कि 800 मोल्स ही सीओ के आगे रिएक्शन में प्रोसीड होते हैं। और उसके साथ ही इसने ये बताया और साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया कितने मोल ऑफ मीथेनॉल बने। तो ये उसने क्यों पूछा? क्योंकि देखो बच्चे, इसमें केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन इसलिए मैटर करती है। देखो सीओ एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है आपका हाइड्रोजन, बनता है प्रोडक्ट आपका मीथेनॉल। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे क्या पता चल रहा है इससे? 1 मोल सीओ का 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमेशा रिएक्ट करेगा, तभी 1 मोल बनाता है मीथेनॉल का। मतलब 1 मोल को 2 हाइड्रोजन के मोल के साथ रिएक्ट करना ही पड़ेगा, तभी बनेगा 1 मोल ऑफ मीथेनॉल। तो अगर आप ध्यान से देखो, जितने मोल ऑफ सीओ रिएक्ट कर रहा है उतने ही मोल बनते हैं मीथेनॉल के। अब इसने ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया, इतनी स्टेटमेंट हमें, कि हम खुद देखें कि सीओ के कितने मोल बन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसका 80% पार्ट कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका 80% पार्ट ही रिएक्ट कर रहा है। तो 1000 मोल तो दिए थे हमने रिएक्टर के अंदर, बट उसका 800 मोल ही सीओ का कन्वर्ट हो रहा है। अगर उसका जितना 800 अगर मोल सीओ का जा रहा है तो इसका मतलब 800 ही मोल्स मीथेनॉल के बनेंगे। तो अगर इसका आंसर देखें फिर से, अगर कन्वर्ट, अगर रेशो में लिखूं 1:2:1, यही है ना रेशो। तो अगर आप इसको 800 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 800, 1600, 800। मतलब अगर 800 सीओ के रिएक्ट करेंगे 1600 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 1 मोल ऑफ सीओ को डबल चाहिए हाइड्रोजन के मोल, तो उससे 800 मोल ही बनने वाले हैं मीथेनॉल के। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट का 800 मोल। क्लियर? नेक्स्ट देखो उसमें क्या पूछा उसने कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। बच्चा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो सबसे पहले कंज्यूम होता है, जिसकी कंजप्शन सबसे पहले हो जाती है। वो पूरी तरह से जितना उसने यूज होना है उतना हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन हो जाती है हमारी स्टॉप। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारी सारी की सारी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? सीओ के। जैसे ही सीओ का 80% पार्ट यानी कि 1000 मोल से 800 मोल ही जाता है, इतना ही कन्वर्ट हो पाता है। 80% से ऊपर वो कन्वर्ट ही नहीं होता, तो 80% से ऊपर वो वेस्ट पड़ा रहता है। अगर 800 मोल होगा, अब देखो 1 मोल हाइड्रोजन है, उसको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए,
एक मोल ऑफ सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। मतलब जैसे ही 1 मोल इसका पूरी तरह से कंज्यूम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, वैसे ही रिएक्शन स्टॉप हो जानी है। फिर चाहे हाइड्रोजन के 2 मोल ही यूज होंगे, उसके बाद पहले सबसे पहले कंज्यूम कौन सा होगा, जिसके कम मोल्स हैं। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कम मोल्स हैं और वही सबसे पहले कंज्यूम होने वाला है। और जैसे ये पूरी तरह से रिएक्शन में फिनिश हो गया, कंजप्शन इसकी पूरी हो गई, वैसे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि और सीओ ही नहीं बचेगा तो वो रिएक्ट क्यों करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन तो पहले से ही ज्यादा है। तो जिसकी कंजप्शन सबसे पहले हो जाएगी, जिसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है सीओ के ऊपर, तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट भी क्या है, सीओ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड इज अनरिएक्टेड हाइड्रोजन। अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितनी बचती है? तो अगर आप देखोगे कि इस रिएक्शन के अंदर 1600 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे, तो दिए कितने थे रिएक्टर को, 2500। तो उस केस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, दिए थे 2500, रिएक्ट करें 1600, तो बचते कितने हैं अनरिएक्टेड मोल ऑफ हाइड्रोजन, 900। तो थर्ड पार्ट का आंसर रहने वाला है 900 मोल। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन स्टाइशियोमेट्री एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग के बेस पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आप तभी आओ थर्ड वीडियो के ऊपर अगर आप पहली 2 वीडियोस देख चुके हो, या आपके पास ऑलरेडी कंटेंट था पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस चैप्टर के ऊपर, आपकी अच्छी कमांड है, आपको न्यूमेरिकल देखते ही समझ आ जाते हैं। ओके, इस स्टेटमेंट में क्रैकिंग हो रही है, प्रोडक्ट ये बन रहा है, रिएक्टेंट को इस तरह से प्रोसीड करा। अगर ऐसी चीजें आपको पहले से ही पता है तभी थर्ड वीडियो पे स्विच करो। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो पहली 2 वीडियोस अच्छी तरह से देख के आओ, फिर ही थर्ड को करना। थर्ड को करने के बाद जो फोर्थ वीडियो में दूंगी क्वेश्चंस की, उसको तभी अटेम्प्ट करना अगर तीनों वीडियोस अच्छी तरह से देख ली है और अच्छी तरह से पढ़ लिया इस चैप्टर को, फिर ही जाना फोर्थ में। अदरवाइज आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है। और ध्यान से समझना है हर न्यूमेरिकल को। ओके, तो इसके साथ ही अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, तो उसको सॉल्व करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में आप टेलीग्राम पे उसका स्क्रीनशॉट या लिख के भेज सकते हो, तो मैं आपको वहां पे सॉल्व करवा दूंगी या उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट, अगर एक क्वेश्चन सिमिलर ही हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह, कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, मीथेनॉल बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1600 मोल है। ओके, 600 मोल सीओ का है, 1600 मोल हाइड्रोजन का फीडिंग दी गई है। सीओ का 75% कन्वर्ट होता है। और बताओ इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, कितने मोल बनते हैं मीथेनॉल के, अनरिएक्टेड कितना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। ओके, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। 7th क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, ये करवाने का मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन से। क्या पूछा हुआ है, क्रैकिंग फर्नेस कंज्यूम्स दिस किलोवाट टू प्रोसेस दिस केजी ऑफ फीड स्टॉक। तो क्रैकिंग फर्नेस के अंदर फीड दे देते हैं किसी चीज की, कि उस फीड स्टॉक जो भी फीड दी गई है, कितनी फीड दी गई है, 4000 किलोग्राम उसकी अमाउंट है। उसको प्रोसीड करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है, ये एनर्जी है। एनर्जी कितनी यूज हुई है, 1200 किलोवाट एनर्जी यूज हुई है 1 घंटे के, 1 घंटे पर आवर के हिसाब से। ओके, 1 घंटे में कितनी किलोवाट, 1200 किलोवाट एनर्जी यूज हुई है। इतने 4000 किलोग्राम को
प्रोसीड करने के लिए, किस प्रोसेस के थ्रू, क्रैकिंग के थ्रू। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन समझ लो। उसके बाद जो भी बनने जा रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपका पेट्रोकेमिकल कौन सा बनने वाला है, इथिलीन। जो इथिलीन बनी उसकी यील्ड परसेंटेज कितनी है, 30%। यील्ड परसेंट है 30%। ओके, इतनी यील्ड परसेंट है तो कैलकुलेट करो एनर्जी कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ इथिलीन। इथिलीन क्या, किलोग्राम में उसकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है, केजी के अकॉर्डिंग, पर केजी के अकॉर्डिंग इथिलीन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है। अब प्रोडक्ट के केजी के अकॉर्डिंग बतानी है हमें। फीड स्टॉक का तो पता है ना, इतने केजी लिया और उसको प्रोसीड करने के लिए इतनी एनर्जी यूज हो रही है, बट इतनी एनर्जी में से इथिलीन पर केजी के हिसाब से कितना यूज, कितना ले रहा है। ओके, इथिलीन के पर केजी को बनाने, पर केजी के हिसाब से इथिलीन को बनाने के लिए इस एनर्जी में से कितनी एनर्जी यूज हो रही है वो बतानी है। ओके, तो अब इसमें देखो सबसे पहले इथिलीन ढूंढो कि इथिलीन बनती कितनी है। तो अब देखो अगर ध्यान से, तो इतनी फीड स्टॉक का 30% यील्ड परसेंटेज है। तो यील्ड परसेंटेज होती क्या थी, जितना प्रोडक्ट बना डिवाइडेड बाय जितना इनिशियल रिएक्टेंट लिया, यही है ना। तो यील्ड परसेंटेज दे रखी है 30। क्लियर, 30% दे रखी है। इथिलीन हमें पता करनी है कितनी, उसको मल्टीप्लाई करो इनिशियल फीड से। इनिशियल फीड कितनी है, 4000। तो इससे आपकी निकल जाएगी इथिलीन प्रोड्यूस्ड। तो इसका 30% निकालो, इसको परसेंटेज में, इसका परसेंटेज फिनिश करो तो इसको 100 लग जाएगा। 4000 से मल्टीप्लाई करो, यहां से आता है आपका 1200। ओके, 1200, और ये किलोग्राम में था तो ये भी आ गया आपका यूनिट किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम प्रोड्यूस होती है इथिलीन, 1200 किलोग्राम इथिलीन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, क्या चाहता है वो, कितने किलोग्राम बनी इथिलीन। ओके, और उसमें उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। अब टोटल एनर्जी जितनी भी दी आपने इस सिस्टम को, इतनी दी थी ना। पर मतलब पर लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब रेशो, एनर्जी कंज्यूम्ड रेशो केजी में बतानी है इथिलीन। तो इथिलीन बनी कितनी बच्चा, देखो इसमें ये एनर्जी यूज हुई, एनर्जी कंज्यूम्ड, डिनोमिनेटर में क्या है, इथिलीन जो बनी केजी में कितनी बनी, 1200 केजी। बस इतना सा काम था, इसको करो और ये बन गया आपका, कितना आता है, 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से पर केजी यूज होता है इतना एनर्जी। 1 किलोवाट पर आवर पर केजी ऑफ इथिलीन यूज होती है प्रोडक्शन के लिए। तो ये आंसर है इसका 1। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एनर्जी कैलकुलेशन से, थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो एक न्यूमेरिकल इस तरह से बनता है एनर्जी। ये क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है जो ये वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ क्रैकिंग फर्नेस। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ क्रैकिंग फर्नेस। ओके, तो ये क्वेश्चन वहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल ही सिमिलर है, जो आप खुद करोगे। क्रैकिंग फर्नेस कंज्यूम कर रही है इतनी एनर्जी, इतने किलोग्राम फीड स्टॉक को प्रोसीड करने के लिए, उसमें से जो इथिलीन बनती है 32%। हिंट दे देती हूँ, 32% इथिलीन बनती है, मतलब इसका 32% ही इथिलीन बनती है। जितनी इथिलीन बनती है वो इतनी एनर्जी में से कितनी एनर्जी यूज होती है जस्ट इथिलीन बनाने के लिए, केजी के हिसाब से। मतलब इथिलीन को आपने केजी में लेना है तो केजी में ही आपको इनिशियल यूनिट दी है, इसका मतलब ग्राम में जाने की नीड ही नहीं है, सारा क्वेश्चन ही केजी में आ जाएगा।
तो आप यहाँ से निकाल सकते हो अपना फाइनल एनर्जी इथिलीन बनाने के लिए यूज होती है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉज प्रोसेस से। ओके, क्लॉज प्रोसेस, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको क्लॉज प्रोसेस के बारे में बताती हूँ तो आसान हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले नहीं करवाया हुआ। तो क्लॉज प्रोसेस है क्या बच्चे? क्लॉज यूनिट है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस प्रोसीड की जाती है। ये गैस है ना जो क्लॉज प्रोसेस में, ये वाली जो हाइड्रोजन H2S गैस होती है, ये वाली जो हमारे क्रूड और नेचुरल गैस होती है, रिफाइनरी स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें ये वाली हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस की तरह हमें मिलती है। उस गैस में से सिर्फ एलिमेंटल सल्फर को बाहर निकालना है आपने। एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल ये एलिमेंट सल्फर है जो उसको बाहर निकालना है H2S गैस में। तो ये बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है क्लॉज प्रोसेस। ओके, क्लॉज प्रोसेस है टू रिमूव एलिमेंटल सल्फर फ्रॉम H2S। तो ये निकालने के लिए इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर इसको निकालना है, पहले क्लॉज प्रोसेस ही बता देती हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1/3 ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये रहता है इनिशियल स्टेप। उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना बच्चा, वो अगेन रिएक्ट करता है बाकी बची हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और वहां से हमें मिलता है सल्फर, और साथ में बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वाटर। और ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉज प्रोसेस। तो जो हमारे पास जो पहली रिएक्शन है, ओके, कंबशन, यहाँ पर होती है कंबशन। हाइड्रोजन सल्फाइड की सबसे पहले कंबशन करते हैं ताकि उससे सल्फर डाइऑक्साइड बने। वही सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, और बनता है यहाँ से एलिमेंटल सल्फर। क्लियर? तो अब इसका अगर पहली जो इक्वेशन है कंबशन रिएक्शन, उसकी अगर बात करें तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है वो बता देती हूँ आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और यहाँ से 2 मोल बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, और 2 मोल बनते हैं वाटर के। तो यहाँ से ये वाली, उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड रिमेनिंग के साथ, और यहाँ से बनता है एलिमेंटल सल्फर। क्लियर? तो ये है हमारे पास क्लॉज प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पहले मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस नहीं करी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक टॉक्सिक गैस है, रिफाइनरीज में मिलती है, नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस का मिक्सचर उसमें मिलती है, और उसको उसमें से एलिमेंटल सल्फर को बाहर निकालने के लिए क्लॉज यूनिट यूज की जाती है। तो ये है क्लॉज प्रोसेस, बस इतना ही देखना है इसमें आपने। अब मैं इस सेक्शन को रब करती हूँ क्योंकि ये वाला एरिया न्यूमेरिकल का है। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल सेक्शन कवर करते हैं। ओके, ओके। तो इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन के क्या बोला हुआ है उसने, अ क्लॉज यूनिट ट्रीट्स 1500 kg पर आवर ऑफ H2S। H2S कितना ट्रीट किया जा रहा है, 1500 kg 1 घंटे में, और इसकी रिकवरी कितनी हो रही है, रिकवरी 92%। क्लियर? अब मास फ्लो रेट ऑफ सल्फर, जो रिकवर हो रहा है सल्फर, उसका मास फ्लो रेट हमने देखना है। मोलर मास H2S का दे रखा है, सल्फर का मोलर मास आपको दे रखा है। क्लियर? ये बात हो गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी आपके पास आएगा, सबसे पहले जो H2S है आपको मास में दी जाए, ग्राम में दी जाएगी। सबसे पहले इजी सी बात है, आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपकी केमिकल जो रिएक्शन मैंने इससे पहले रब करा सेक्शन,
वहां पर आपकी जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें 2 मोल हाइड्रोजन के बना रहे हैं 3 मोल ऑफ सल्फर। ओके, 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के 3 मोल देते हैं सल्फर के। इसका मतलब सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन को पकड़ना है, ये भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, तो इस केस में हमें मोल्स में जाना पड़ेगा। तो जहां पर ग्राम में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने के बाद स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करेंगे कि 2 मोल यूज होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के 3 मोल ऑफ सल्फर बनाने के लिए। तो हमारे जो मोल दिए हुए हैं वो कितने मोल्स देंगे हमें सल्फर के, फिर वापस से सल्फर हम ग्राम में ले लेंगे, इतनी सी बात है। सबसे पहले मोल्स निकालो हाइड्रोजन सल्फाइड के। तो मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास ओवर मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 1500 केजी पर आर। मोलर मास कितना दे रखा है H2S का? 34 ग्राम पर मोल। क्लियर? सबसे पहले तो आप ऊपर यूनिट है न्यूमिनेटर में केजी में, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, आपका आ जाएगा ग्राम में। तो 1500 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 34, ये है ग्राम पर मोल में। अब ऊपर वाला भी आ गया ग्राम पर आर में। तो इसको सॉल्व करोगे, जो भी कैंसिल होता है सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 44117.6। ये आपका आ जाएगा मोल पर आर में, ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसल। तो इतने मोल्स हैं H2S के जो यूज हो रहे हैं, जिसकी फीडिंग हो रही है कन्वर्ट करने के लिए सल्फर। क्लियर? अब देखो, अगर इतने मोल यूज हो रहे हैं, अब हमें पता करना है कि इतने मोल से कितनी सल्फर बनती है। तो सीधी सी बात है, सेकंड केस अगर देखें, अगर 2 मोल ऑफ, अगर आपको केमिकल रिएक्शन पता हो गई बैलेंस्ड, तभी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन भी। अगर 2 मोल ऑफ H2S देते हैं 3 मोल ऑफ सल्फर, तो 1 मोल है जो H2S का, वो कितने सल्फर देगा? 3/2 मोल ऑफ सल्फर। तो अगर इतने मोल H2S का हम देंगे तो वो कितने मोल देगा सल्फर के 1 घंटे में? इसको मल्टीप्लाई कर दो 44117.6 से, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 66161765 अप्रॉक्स। तो इतने मोल बनते हैं सल्फर के 1 घंटे में। अब हमारे पास तो मोल्स हैं और हमें क्वेश्चन में इनिशियल वेट दे रखा था केजी में, तो इसको वापस से केजी में लेके जाओ। सल्फर आपने निकाल लिया है, ठीक है? तो सल्फर जो भी आई, अब देखो अब देखो, इसको आपने मोल में कन्वर्ट करा था, आपका आंसर आ गया। अब आपने सल्फर कितनी रिकवर होती है उसको भी मोल में दे लिया। अब सल्फर को वापस से केजी में कन्वर्ट करो, तो कितने मास, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स देखो, नंबर ऑफ मोल्स फिर से मास ओवर मोलर मास आ गया। तो आपके पास मोल्स हैं सल्फर के जो आपने रिकवर करे, तो मोल्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास से। मोलर मास सल्फर का कितना है? 32। ये आ गया डिनोमिनेटर आपका 32, ये आपने अभी अभी निकाले 661176.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आपका मास आ जाएगा किसका? सल्फर का, जो बना है। कितना आंसर आ जाएगा? 32 को मल्टीप्लाई कर दो 66176 के साथ, और यहाँ से आ जाएगा आपका 217647 के ग्राम पर आर। और इसको आप कन्वर्ट कर दोगे केजी में। तो जैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो 1000 के साथ, और वहां से आपका केजी में आंसर आ जाएगा सल्फर 2117.6 केजी पर आर। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या देखना है इसमें, क्या बोल रहा है वो।
जितना रिकवर हुआ है वो, अब रिकवरी एफिशिएंसी कितनी बताई है उसने, इतने मोल्स बनता है, बनना चाहिए, ओके, इतने मोल बनना चाहिए, बट रिकवर कितना होता है 92%, मतलब जो हमारे पास आया, आना चाहिए, बट इतना नहीं, इसका सिर्फ हम इतना बना है, बट अगर हम रिकवर करने गए, इसको वापस से निकालने गए, इतना बन गया सल्फर, उतना रिकवर कितना हुआ हम निकाल पाए, इसका सिर्फ 92%। तो रिकवरी एफिशिएंसी दे रखी है हमें 92%, और इसका 92% निकाल दो, तो 92% अगर आप निकालोगे, 92/100 मल्टीप्लाई 21176, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 1948 kg/h। ओके, तो ये वाला आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ सल्फर जो रिकवर हुआ। ओके, तो अब ये क्वेश्चन को दोबारा से समझने की फिर से कोशिश करो। H2S प्रोसीड करी, सल्फर बना, सबसे पहले H2S दी उन्होंने केजी में, उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, अगर मोल में दी हुई है तो अच्छी बात है, फिर आपको कुछ करने की नीड नहीं है। केजी में दी हुई थी, आपने उसको मोल में कन्वर्ट करा, उससे कितना सल्फर बनता है, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि आपको पता है 2 मोल ऑफ H2 से 3S बनते हैं, वहां वो यूज करके आपने कितने मोल बनती है सल्फर वो ढूंढ ली, सल्फर केजी में कितनी बनती है वो भी पता चल गया, बट अब रिकवरी एफिशिएंसी उस केजी की 92% ही है जो आप रिकवर कर पाते हो, प्रोडक्ट आपका सल्फर बना, बट आप कितना रिकवर कर पाए हो बाहर, वो 92% है। तो फाइनल आंसर जो आपका आया था उससे 92% उसका निकाल लो, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्लॉज यूनिट के न्यूमेरिकल है, वहां पर ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आसान सा ही है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। क्लॉज यूनिट ट्रीट कर रही है, इतने केजी H2S है, फिर से इसको मोल्स में कन्वर्ट करो और सल्फर बनेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करो, कितना सल्फर बना है केजी में वो निकालने के लिए, उसकी 90% एफिशिएंसी यूज करके कितना रिकवर हुआ वो आप ढूंढ सकते हो। रिकवर ही उसने पूछा हुआ है, उसका मास बताना है केजी में। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप खुद सॉल्व करो। एक बात बता देती हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आपको हिंट दे देती हूँ, इसका फाइनल आंसर आएगा 1016.5 kg। इसको सॉल्व करो और बताओ ये न्यूमेरिकल हो गया आपका, कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लियर? तो क्लॉज प्रोसेस के बेस पे कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं रिसाइकल एंड फीड रेशियो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। देखो बच्चे, अगर आप किसी सिस्टम को फ्रेश फीड देते हो किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड करने के लिए, और उसमें से कुछ का प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ जो होता है, कुछ जैसे गैस एक्स वेस्ट हो जाती जो प्रोडक्ट में नहीं यूज हुई, उसको वापस से हम सिस्टम में भेज देते हैं, तो ये है रिसाइकल स्ट्रीम, उसको वापस से भेजते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसको वापस से रिएक्टर में प्रोसीड करवाते हैं, बची हुई गैस है सपोज करो, ताकि उससे फिर से और प्रोडक्ट बन जाए, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रीम हम वापस से पास करते हैं वो हमारी रिसाइकल स्ट्रीम हो जाती है। तो अगर सिंपल सी बात में पूछें, तो अगर ओलिफिन प्लांट है जहां पर अल्कीन्स बनती हैं, फ्रेश फीड दी इतनी और रिसाइकल फीड फिर से इतनी दी, 2000 किलोग्राम में से फिर से 800 किलोग्राम वापस से सिस्टम के अंदर गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रिसाइकल रेशो निकालनी है। तो रिसाइकल रेशो का इजी सा फॉर्मूला होता है, कितना रिसाइकल हुआ डिवाइडेड बाय फ्रेश फीड कितनी दी, तो रिसाइकल कितना हुआ 800, और फ्रेश फीड कितनी दी थी स्टार्टिंग में 2000, 2000 में से कुछ कन्वर्ट हो गया, बाकी नहीं जो कन्वर्ट हुआ वो था 800, वो वापस से भेजा गया, तो रिसाइकल जो रेशो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 0.4। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा, टोटल फीड कितनी गई रिएक्टर को, बच्चे अगर आपने रिएक्टर को पहले 1 किलोग्राम समथिंग कुछ दिया,
उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ x और बाकी का y पार्ट बचा था, फिर से आपने रिएक्टर को दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग में टोटल फीड कितनी दी आपने रिएक्टर को वो बतानी है। तो इनिशियल फेज में प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने कितनी दी 2000, उसमें कुछ प्रोडक्ट बन गया वापस से, फिर से एक्स्ट्रा बचा 800, फिर से आपने भेजा सिस्टम को, चाहे वो इसका ही बचा हुआ पार्ट था बट आपने तो अपनी तरफ से रिएक्टर को फिर से 800 भेजा। तो टोटल कितना हो गया 2800। तो 2800 आपने टोटल फीड करी है रिएक्टर को। तो इसका आंसर आ जाएगा 2800 kg पर आर, बी पार्ट का। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है रिसाइकल एंड फीड रेशो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रिएक्टर को इतनी, रिएक्टर रिसीव्स दिस ग्राम ऑफ फ्रेश फीड, इतनी रिसाइकल फीड है। टोटल फीड कितनी हुई 600 प्लस 400, टोटल तो 1000 हुई ना फीड जो आपने दी। तो रिसाइकल रेशो भी निकाल लो इसकी, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर, आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट न्यूमेरिकल है जो रिफॉर्मिंग यूनिट के बेस पे आ सकता है आपके पास। रिफॉर्मिंग यूनिट प्रोसीड करती है, आसान सा ही है, प्रोडक्ट कंपोजिशन एनालिसिस है कॉन्सेप्ट। रिफॉर्मिंग यूनिट में आपने इतने ग्राम रिफॉर्मिंग प्रोसेस के लिए नेफ्था दिया 1500, उससे प्रोडक्ट बना आपका बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन। बेंजीन बना 10%, टॉलिन बना आपका 7% और जाइलिन बना 5%। ओके, तो आपने निकालना है मास ऑफ ईच एरोमेटिक कंपाउंड। तो इजी सा ही क्वेश्चन है। 10% इनिशियली बना आपका बेंजीन, इनिशियल जितना भी दिया था उसका 10% बना बेंजीन। तो बेंजीन निकालने के लिए 10% ऑफ 1500 निकाल दोगे। टॉलिन आपका बना 7% इसका इनिशियल का, और जाइलिन बना आपका 5% इनिशियल का। तो यहाँ से आप 10% निकालो 1500 का, वो आ जाएगा 150। टॉलिन आ गया आपका 105 और जाइलिन आ जाएगा आपके पास 75 kg। तो यही आ जाएंगे आपके आंसर्स। ओके, यही पूछा था उसने, मास निकालना ईच एरोमेटिक कंपाउंड का। अगर वो बोलता मास ऑफ टोटल एरोमेटिक कंपाउंड तो फिर क्या करते आप 10% ऑफ बेंजीन प्लस 7% ऑफ टॉलिन प्लस 5% ऑफ जाइलिन, इस तरह से आप टोटल निकाल देते। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह से भी आ सकता है, बस इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे नहीं आपको, इससे कोई टफ पूछेगा भी नहीं आपको, इतना ही लेवल आने वाला है। तो वैसे आपके बुक्स में कम दिए होते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन, बट फिर भी कवर करवा रही हूँ। पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से इस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ आपका क्वेश्चन छूटे इस सेक्शन से, सो बेटर है आप ये भी कर लो प्रैक्टिस। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इससे गो थ्रू हो जाओ। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है क्वेश्चंस। तो फिनिश कर लो तीनों वीडियोस को, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, उस वीडियो को का वेट करो, मैं इससे इसके बाद वो वाली वीडियो बना दूंगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस करो। गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।